हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था, मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए पहली क्लास लेकर के आप सबके साथ में सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर बेसिकली सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर फोकस करती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे टेंस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैं, चेंज ऑफ वॉइस हैं, चेंज ऑफ स्पीच हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है टेंस का सही ज्ञान। ये बात मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी समझा चुका हूँ कि टेंस की जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, तब तक पूरी के साथ साथ इन डेप्थ नॉलेज, आप चीज़ों को समझेंगे नहीं जब तक, तब तक आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको केवल ध्यान से चीज़ों को समझना है। इंग्लिश लैंग्वेज में कठिन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर कमांड हासिल करते हैं, और वो कमांड हासिल करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो है एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, एक सिस्टमैटिक तैयारी। आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पिछली वीडियोज़ में इसके ऊपर बात हो चुकी है। शुरू करते हैं पहला वीडियो, जिसमें कि आज हम टेंस की बेसिक डेफिनेशन और पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। ठीक है, काल, कि कोई चीज कब हुई। टेंस को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, समझना है कि टेंस एक्चुअली होता क्या है। अब अलग अलग जो भाषा वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने टेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, सबने अपने अपने एनालिसिस के मुताबिक। हमें एक ऐसी डेफिनेशन समझ लेनी है जो हमारा पर्पस सॉल्व करे। हमारा पर्पस क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल करना। तो आप एक ऐसी छोटी सी डेफिनेशन में आपको शेयर करने जा रहा हूं, आपको समझाऊंगा, जिससे हमारा पर्पस सॉल्व होता है। और वो ये है कि टेंस इज अ फंक्शनैलिटी। टेंस इज ए फंक्शनैलिटी विच टेल्स यू टू थिंग्स, जो आपको दो चीजें बताती है। क्या क्या? सबसे पहली, टाइम ऑफ द एक्शन, और दूसरी चीज स्टेट ऑफ द एक्शन। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। टेंस इज अ फंक्शनैलिटी विच टेल्स यू टू थिंग्स अबाउट द सेंटेंस, टाइम ऑफ द एक्शन एंड स्टेट ऑफ द एक्शन। देखिए, टाइम ऑफ द एक्शन क्या क्या मतलब है कि कोई भी काम कब हुआ, कोई भी काम, जिस काम के बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है, जिस एक्शन के बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है, वो काम या वो एक्शन कब हुआ, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ द एक्शन। अगर वो एक्शन पास्ट में, भूतकाल में हो चुका है तो पास्ट टेंस बनेगा। अगर वो काम अब हो रहा है या अब होता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात कही जा रही है उस समय पर वो एक्शन होता है या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। और अगर बात कहने के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो एक्शन नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में होगा, आगे आने वाले समय में होगा, तो आप कहेंगे कि फ्यूचर टेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से सिंपल चीजें हैं, आपको उन्हें समझना है। भूतकाल में, बीते हुए समय में की हुई बात, या बीते हुए समय में जो एक्शन हो चुका है, उसे आप कहते हैं पास्ट टेंस। जो अब हो रहा है वर्तमान में, वो प्रेजेंट टेंस है। और जो आने वाले समय में होना है, होगा, ठीक है, वो है फ्यूचर टेंस। देख दोस्तों, इन तीन क्लासिफिकेशन, इन तीन
कैटेगराइजेशन के आगे आपको ये समझना है कि इनके फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी होते हैं। ये जो चारों टेंस हैं ये जो तीनों टेंस हैं ये चार चार हिस्सों में बटे हैं, इनके चार टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज हम प्रेजेंट टेंस पे फोकस करेंगे। इसका पहला क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, साथ के साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों, पर वीडियो पूरी देखनी है तभी आप इसकी एक कॉम्प्रहेंसिव ग्रास्प, एक कॉम्प्रहेंसिव कमांड कर पाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो चार सब क्लासिफिकेशन है, चार सब टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको अक्सर कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दोनों सही हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखें या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये पहला टाइप होता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको कई बार प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी चार सब डिवीजन होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम सीक्वेंस चलेगा, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सेम वे फ्यूचर इंडेफिनिट पहला या सिंपल फ्यूचर, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों लिखने में समय जाएगा, इन चीजों को आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो फोकस करना है वो ये है, सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बात आज हमें करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस, और इसीलिए इसकी स्टडी सबसे पहले की जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे वाइडली यूज्ड टेंस है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कैसे आप इसे बनाते हैं? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें, ये बेसिकली आपको अभी होने वाली चीजों के बारे में बताता है, वो एक्शन जो अभी फिलहाल हुए हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। इसको आप कैसे फॉर्म करते हैं? सब्जेक्ट प्लस दोस्तों ये इसका पहला स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब रचना, संरचना, कैसे ये टेंस बनाया जाता है। सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है? कई सारी नई चीजें आपको इसमें देखने को मिली होंगी कि सर वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है। मैं सारी चीजें अभी दोस्तों आपको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कीजिए।
सब्जेक्ट एक्चुअली होता है सेंटेंस का वो हिस्सा जो एक्चुअली काम कर रहा है, जिसने काम किया है, जो एक्शन कर रहा है, उसे आप कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब यानी क्रिया, काम करना, वो शब्द जो आपको यह बताता है कि क्या काम हो रहा है या क्या काम हुआ है या क्या काम होने वाला है। जो भी शब्द आपको काम के होने का ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, उसे आप कहते हैं वर्ब। ठीक है। और तीसरी चीज है यहां पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर काम किया गया है, इसने काम किया है, ये काम हुआ है और इसके ऊपर काम किया गया है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। रोहित राइट्स ए पोयम। देखिए छोटा सा सेंटेंस समझने के लिए काफी अच्छा है। रोहित एक कविता लिखता है, पोयम लिखता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए कौन आदमी है, कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। और किसको लिखा जा रहा है? पोयम को लिखा जा रहा है, कविता को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसने काम किया, ये सब्जेक्ट है। ये काम हुआ, ये वर्ब है। इसके ऊपर काम हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब आप ये समझिए मेन मुद्दा ये है, सर यहां पर आपने वर्ब 1 या वर्ब 5 क्यों लिखा? दोस्तों वर्ब जो होती है, क्रिया जो होती है, इंग्लिश में इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, V1, V2, V3, V4 और V5। लेकिन बेसिक लेवल पर बच्चों को केवल ये 3 फॉर्म्स ही बताई जाती हैं। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि इसकी नॉलेज से भी आप काम चला सकते हैं। पर अगर आप बात करें कि जी हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो ये समझिए कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। V1 बेस फॉर्म होती है जिसको आप डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं, कि जब आप डिक्शनरी में अगर किसी वर्ड को, किसी वर्ब को ढूंढेंगे तो आपको V1 मिलती है वहां पर। ठीक है, V2 कभी नहीं मिलेगी। V2 दोस्तों आपको कभी नहीं डिक्शनरी में मिलेगी। क्यों? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यही राइट। राइट वर्ब की पहली फॉर्म है V1, आपको डिक्शनरी में हमेशा राइट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म है रोट, ये पास्ट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म। ये इसकी थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है और ये कहलाती है V3, थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। इसे बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है, इसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है और इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होती हैं आपकी 3 बेसिक फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद में आपकी V4 और V5 आती हैं। V4 और V5 एक्चुअली क्या है? ये एडिशनल नॉलेज है आपके लिए कि अगर आप वर्ब के साथ में ING लगा देते हैं तो वो बन जाती है आपके लिए V4। ठीक है, प्रोग्रेसिव। और अगर आप वर्ब के साथ में S या ES का प्रयोग कर लेते हैं तो वो बन जाती है आपके लिए V5 फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब ये जो V2, V3, V4 या V5 हैं, ये आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगी। अगर आप राइट शब्द का या सपोज रोट शब्द और रिटन शब्द को डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेंगे। डिक्शनरी में हमेशा आपको ये फॉर्म मिलेगी, डिक्शनरी फॉर्म। इसीलिए इसको कहा जाता है बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म। क्यों? क्योंकि यही आपको डिक्शनरी में मिलेगा, WRITE। रोट या राइटिंग नहीं मिलेगा। रो जहां पर राइट शब्द का मीनिंग दिया हुआ है वहीं पर बताया जाएगा कि पास्ट फॉर्म इसकी रोट होती है, पास्ट पार्टिसिपल इसकी रिटन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो बात हो गई वर्ब 1 और वर्ब 5 के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी
या फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है, एस या ईएस वाली फॉर्म लगेगी। अब सर ये कैसे पता चलेगा? ये दोस्तों ऐसे पता चलेगा कि अगर आपका सब्जेक्ट, काम करने वाला, वो अगर सिंगुलर है, एक वचन अगर सिंगुलर है तो आप लगाएंगे V5, ठीक है, और अगर वो प्लूरल है अगर वो प्लूरल है तब आप लगाएंगे V1, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप दोस्तों वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर वर्ब की बेस फॉर्म का ही आप इस्तेमाल करते हैं। इसी की जगह पर सर ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन, रोहित एक है, इसलिए आपने सर एस या ईएस का प्रयोग किया। अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या होता सर? वी राइट ए पोयम, हम एक कविता लिखते हैं। तो अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये है वर्ब की बेस फॉर्म V1। यहां पर आपने V5 का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहां पर आपने V1 का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, बात मेरी समझ में आ रही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक का ही इस्तेमाल होगा। ध्यान रखना इस बात का, दोनों नहीं लगा देना कि राइट भी लगा दी, राइट्स भी लगा दी, नहीं। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो V5 लगाइए, राइट्स, एस या ईएस का प्रयोग कीजिए। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ मॉडिफाइड रूप में भी बनाया जाता है, ठीक है। और वो मॉडिफाइड रूप क्या है, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट के साथ में आप इज, एम आर का प्रयोग करते हैं। यहां पर आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट यानी करने वाला, इज, एम, आर, ये होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स ये मेन वर्ब नहीं होती हैं, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि ये एग्जैक्टली काम के होने का बोध नहीं करवाते हैं, लेकिन उसको पहचानने में मदद करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको? एक छोटा सा एग्जांपल, रोहित इज ए गुड बॉय। तो दोस्तों यहां पर ये तो है सब्जेक्ट, कर्ता, जो मेन आदमी है, ठीक है। ये पूरा है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट। सर आपने यहां पर वर्ब क्यों नहीं लिखा? दोस्तों क्योंकि यहां पर कोई काम हो नहीं रहा है, एक्चुअल काम नहीं हो रहा है, यहां पर केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, इज, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम लगेगा आई के लिए, और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, पीएल, और ये सिंगुलर के लिए, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक का ही आपको इस्तेमाल करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी सेंटेंस में जरूरत है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इसे लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो आप इसे लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर आपका आई, मैं, वो है तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट वो चीज होती है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी देता है, उसे आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
उसके बाजू में मैंने लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है यहां पर, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट हमने पिछली स्ट्रक्चर में सीखा था कि ऐसी चीज जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप दो तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, पढ़ते हैं। क्या क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट करने वाला, V1 V5 वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, बेस फॉर्म या फिर S और ES वाली फॉर्म, और लास्ट चीज ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, दूसरी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां पर कोई एक्चुअल काम नहीं होता है, कोई एक्टिव काम नहीं होता है, किसी चीज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो वो आप इस तरीके से बनाएंगे कि रोहित इज ए गुड बॉय या दे आर गुड बॉयज। तो दोस्तों यहां पर भी क्या हो रहा है? दे क्या है? सब्जेक्ट, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, और गुड बॉयज ये चीज इनके बारे में कुछ बात बता रही है, कुछ विशेषता बता रही है कि वो कैसे हैं, अच्छे लड़के हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया है? कॉम्प्लीमेंट। चलिए लगे हाथ एम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम ए गुड बॉय। ठीक है, ये बात आप अपने लिए भी कह सकते हैं कि आप अच्छे लड़के हैं। तो कैसे कहोगे इस बात को? आई एम ए गुड बॉय। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, और एक गुड बॉय ये आपकी एक विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस तरीके से आप बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक, फंडामेंटल टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो इन दो तरीके से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, तो अब सीखते हैं कि कहां कहां पर आपको इस टेंस का इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, उन बातों को समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है, अब हमें समझना है कि हम कहां कहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। यूजेस देखिए, सबसे पहला और सबसे बेसिक यूज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है एनी एक्शन परमानेंट इन नेचर। किसी ऐसे काम के बारे में बताने के लिए जो कि स्थायी है, जल्दी चेंज नहीं होता है, उस एक्शन को बताने के लिए, उस काम को बताने के लिए, उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। दोस्तों ये एक ऐसा काम है जो हमेशा इसी तरीके से होगा। सूरज या सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगेगा। कुछ भी हो जाए, धरती पर प्रलय आ जाए, लेकिन सूर्य पूर्व दिशा से उगना नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जी आज सुनामी आई है तो सूरज जो है पश्चिम दिशा से या उत्तर दिशा से उग जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस तरीके के जो काम होते हैं जो परमानेंट इन नेचर, इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो कि अपने, जिनका नेचर ऐसा है कि वो बदल नहीं सकता, वो वैसा ही रहेगा, उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, इसको साथ में कई बार इस तरीके से भी समझा जाता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई ऐसी बात जो कि सार्वभौमिक सत्य है, सारी सृष्टि में ऐसी ही रहेगी, तो उस बात को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे आइस फ्लोट्स इन वाटर। आपने देखा होगा जब कभी आप बर्फ का टुकड़ा पानी के गिलास में डालते हैं तो वो ऊपर तैरता रहता है। बर्फ का टुकड़ा कभी डूबते हुए देखा है? नहीं देखा होगा,
क्यों? क्योंकि ये एक सृष्टि का सिद्धांत है कि बर्फ हमेशा पानी में ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ऐसा ही आप अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप और सोच सकते हैं, जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो दी गंगा फ्लोज या ओरिजिनेट्स, ठीक है, उत्पत्ति, गंगा नदी की उत्पत्ति कहां पर है? गंगोत्री ग्लेशियर में। दी गंगा ओरिजिनेट्स इन दी गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सत्य वचन है। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ओरिजिनेट्स। ठीक है, अच्छा यहां पर लगे हाथ एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, दी गंगा क्यों कहा गया है। देखिए, कोई भी जो बड़ी नदियां हैं, बड़े समुद्र हैं या बड़े पर्वत हैं, उनको आप दी के साथ में इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। मैं आगे भी इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना करके समझाऊंगा कि जब कभी आप किसी बड़ी नदी, किसी बड़े पर्वतमाला, किसी बड़े समुद्र या सागर की बात करते हैं तो उनके साथ में आपको दी का इस्तेमाल करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि यहां पर क्या एरर है, दी नहीं लगा हुआ होगा, तो वहां पर आपको एरर यही है कि सर बड़ी नदी या बड़े सागर या बड़ी पर्वतमाला, दी हिमालय, दी गंगा, दी यमुना, दी पैसिफिक ओशियन, दी इंडियन ओशियन, इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यूज, आगे और कहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड यूज इज हैबिट, आदत। किसी व्यक्ति की कोई आदत है, उस आदत को डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहला, सोनू गोज फॉर वॉक या एक्सरसाइज डेली। सोनू डेली एक्सरसाइज करने जाता है, गोज। यहां पर यह बताया जा रहा है कि यह इस व्यक्ति की आदत है, हैबिट है। ठीक है, इसीलिए ये किस टेंस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल लेते हैं। रमा लाइक्स टू सिंग इन द इवनिंग, कि रमा शाम के समय गीत गाना पसंद करती है, लाइक्स। तो टेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि ये इस व्यक्ति की, इस लड़की की आदत के बारे में बताया जा रहा है। आदत के बारे में बताया जाएगा तो आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा टेंस लेते हैं। सॉरी, तीसरा टेंस नहीं, तीसरा यूज। फ्यूचर अरेंजमेंट्स। ये मत समझना कि अब हम फ्यूचर टेंस में पहुंच गए हैं, हम केवल फ्यूचर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर अरेंजमेंट यानी कि ऐसे काम जो कि भविष्य में होने हैं, आगे आने वाले समय में होने हैं, लेकिन अरेंजमेंट, उनके लिए बंदोबस्त, इंतजाम, तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे काम जिनके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और वो आने वाले समय में, भविष्य में होंगे, तो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये मत सोचना कि जी फ्यूचर में होने हैं तो इसलिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर लें, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा कब? अगर ऐसा काम जो कि भविष्य में होना है लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है, उसके लिए सारा अरेंजमेंट हो चुका है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर
लीव्स फॉर जापान। हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गणमान्य लोग कहीं कहीं दौरे पर जाते हैं ना, तो इस तरीके से वो सेंटेंस बनाया जाता है कि द प्राइम मिनिस्टर या द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर जापान या यूएस या यूके टुमारो, समय। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो ट्रैवल शेड्यूल होता है, जाने की जो प्लानिंग रहती है, वो सारी की सारी पहले ही कर दी गई होती है। सारी चीजें परफेक्टली प्लान्ड होती हैं कि वो कितने बजे यहां से जहाज में बैठेंगे, कितने बजे वो जहाज अमुक जगह पर जाकर के लैंड करेगा, कौन कौन लोग उनको रिसीव करने आएंगे, कौन कौन लोग उनको आगे लेकर के जाएंगे, वो सारी चीजें परफेक्टली प्लान्ड होती हैं। इसीलिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर अरेंजमेंट के, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। देखिए ये एक्चुअल काम जो है ये अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में, कल, आने वाला कल, भविष्य की बात हो रही है, लेकिन फिर भी टेंस कौन सा इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीआई। क्यों? क्योंकि ये सारा जो काम है जापान जाने का, वो परफेक्टली प्लान्ड है, उसमें कोई भी शक या शुबा वाली बात नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होगा, सारी चीज प्लान्ड है। इसीलिए इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट, अराइव्स इन इंडिया टुमारो। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमेशा आगे आने वाले काम ही होते हैं। कभी ये मत कर देना कि येस्टरडे, अगर भूतकाल का काम है तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे काम तभी बनेंगे जब वो फ्यूचर में होने हैं और उनकी पूरी तैयारी, सारा अरेंजमेंट हो चुका है कि यूएस के प्रेसिडेंट कल भारत आ रहे हैं। अब वो हालांकि आपको सुनने में लगेगा कि आ रहे हैं, कंटिन्यूअस वाली बात है, नहीं, लेकिन जो इस्तेमाल होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा इसमें। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें श्योरिटी वाला कंपोनेंट जोड़ देता है कि वो काम होगा ही होगा हर हालत में, उसमें कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़े बेसिक से यूज हैं। ठीक है, ये बेसिक यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब एक ऐसा थोड़ा टिपिकल यूज जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जाम्स के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए कि बच्चे इसको समझने में गलती कर देते हैं, और वो क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का क्या मतलब है? ऐसे सेंटेंस जहां पर कोई शर्त, कोई कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, क्या मतलब है? देखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अब देखिए, ये दो सेंटेंसेस का जोड़ है। तुम सफलता प्राप्त नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफलता प्राप्त नहीं करोगे कब तक? अनलेस, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करते, कठोर परिश्रम नहीं करते। अब देखिए यहां पर दो पार्ट हैं, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये दो हिस्से हैं। जब तक ये वाली कंडीशन, मेहनत करने की, कठिन परिश्रम करने की कंडीशन पूरी नहीं होगी, तब तक ये वाला काम नहीं होगा, यू विल नॉट सक्सीड। इसलिए इसको कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस, कि ये वाली कंडीशन, ये वाली शर्त पूरी कीजिए तो ये हो जाएगा, आप मेहनत कीजिए तो आप सफल होंगे,
अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, ठीक है। अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक यू विल नॉट सक्सीड, तब तक तुम सफलता प्राप्त नहीं करोगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जहां पर एक कंडीशन होती है, ये क्या है, कंडीशन, और दूसरा हिस्सा होता है रिजल्ट, कि आप एक कंडीशन पूरी कर दीजिए तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने ये कंडीशन पूरी नहीं करी, ये पूरी कर दी तो ये भी हो जाएगा, ये पूरी नहीं करी तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें आप कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कि जहां पर आप एक कंडीशन पूरी कीजिए तो दूसरा काम होगा, कंडीशन पूरी मत कीजिए दूसरा काम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो कंडीशनल पार्ट है, जो शर्त बताता है, ठीक है, जो शर्त बताता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, पीआई में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। अब क्यों सर ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सेंटेंस आपको अक्सर एरर स्पॉटिंग में देगा, जैसे कि when I will reach Pune, I will send you books। या when से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब क्वेश्चन तो नहीं है। as soon as I will reach पुणे, कि मैं जैसे ही, जितना जल्दी पुणे पहुंचूंगा, I will send you books, मैं तुम्हें किताबें भेजूंगा, ठीक है। ये फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है कि मैं पहले पुणे पहुंचूंगा और उसके बाद में तुम्हें किताबें भेजूंगा, ये दो हिस्से हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर ये चीज जो है ये कंडीशनल है, ध्यान से समझने का दोस्तों, ये है कंडीशनल पार्ट, कि ये शर्त पूरी हो कि ये आदमी पुणे पहुंचे, पुणे एक जगह का नाम है, कि ये आदमी पुणे पहुंचेगा और उसके बाद में आपको किताबें भेजेगा। तो ये जो कंडीशनल पार्ट है ये इस विल की वजह से गलत है। कंडीशनल पार्ट आपको हमेशा पीआई में बनाना होता है। तो यहां पर ये क्या होना चाहिए था, एज सून एज आई रीच पुणे, विल यहां पर नहीं आएगा, एज सून एज आई रीच पुणे आई विल सेंड यू बुक्स। जो रिजल्ट पार्ट है वो आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं, वो नॉर्मली, क्योंकि एक शर्त पूरी होने के बाद में ही ये काम होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको फ्यूचर टेंस में ही मिलेगा। गलती कहां पर होती है, यहां पर, ये जो कंडीशनल पार्ट होता है इसको एग्जाम्स में वो फ्यूचर टेंस में दे देगा कि ये काम भी फ्यूचर में होना है तो ये भी फ्यूचर में होना है, लेकिन कंडीशनल पार्ट एज पर ग्रामर रूल कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल करना है। एज सून एज आई रीच पुणे आई विल सेंड यू बुक्स। तो सही यूसेज क्या है, एज सून एज आई रीच पुणे आई विल सेंड यू बुक्स, ये सही करेक्ट इस्तेमाल है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये चार हमने यूजेस पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। क्या क्या है, पहला, एनी एक्शन विच इज परमानेंट इन नेचर या यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा काम जो परमानेंट इन नेचर है, हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। सार्वभौमिक सत्य, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो समझ लीजिएगा, सार्वभौमिक सत्य जो सारी सृष्टि में एक जैसा ही रहता है। तो उन एक्शंस को, उन कामों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाते हैं। दूसरी चीज, हैबिट, किसी व्यक्ति की आदत, उसको डिस्क्राइब करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जांपल है सन राइजेस इन द ईस्ट, द आइस फ्लोट्स इन वाटर, द गंगा राइजेस या गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। आगे अगला हमने बात की हैबिट के बारे में, राम लाइक्स टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, या शाम गोज फॉर वॉक एवरी इवनिंग, ठीक है। इस तरीके की जो आदतें हैं उन्हें आप किससे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तीसरी चीज,
सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, ऐसे काम जो फ्यूचर में होने हैं लेकिन उनके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, उसमें कुछ भी शक या शुबा वाली बात नहीं है, तो उन्हें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर जापान टुमारो, द प्रेसिडेंट कम्स द यूएस प्रेसिडेंट अराइव्स इन इंडिया टुमारो। ठीक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, कुछ मत याद करिएगा तो इसे जरूर याद कर लेना, सब कुछ छोड़ दो बट इसे मत छोड़ना, ये एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस, कि जब कोई ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है जिसमें एक पार्ट कंडीशन है और एक पार्ट रिजल्ट है, तो आपको हमेशा कंडीशनल पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ये इसका चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने सबसे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बेटा, ये जो है एडवांस यूज है, बेसिक पहले सीख लीजिए तभी ना एडवांस की तरफ जाइएगा। जब अगर फाउंडेशन कमजोर रह गई तो आगे की नींव मजबूत नहीं बन पाती है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही अगर ये दे दूंगा तो आपको लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सर कितना बड़ा सेंटेंस बनता है। नहीं, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। ध्यान करना है कि कंडीशनल सेंटेंस जब कभी बनेगा तो कंडीशनल पार्ट जो है उसका जो वो हिस्सा जिसमें कंडीशन बताई गई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी, रिजल्ट वाला हिस्सा फ्यूचर में रहेगा। और यही आपको एग्जाम्स में अक्सर दिया जाता है एरर स्पॉटिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी कहानी है, आप समझिए, एग्जाम्पल्स घर पे सॉल्व कीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जब भी देखिए, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, वो चाहे मेरी वीडियो से देख रहे हैं या किसी और सोर्स से, तो उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसे आधे अधूरे में मत छोड़ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कहानी है और आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। इसको अच्छी तरीके से मेटिकुलसली तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अगले आने वाली वीडियोस के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम्पल्स की PDF शेयर करूं ताकि आप उन्हें घर पे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और कोविड का समय चल रहा है, अपना परिवारजनों का ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।